न चिंता ना फिकर ना है डर, ये वादा है हमारा हर दम हर कदम। धूप। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत बढ़िया होंगे। चलिए, आज मैं दर्शन सर आप लोगों को कूलम्ब नियम पर आधारित जो हम लोगों को क्वेश्चन है वह बोर्ड एग्ज़ाम्स में, सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछे जाते हैं, डिफेंस में इससे किस प्रकार के प्रश्न का पूछा जाता है, और सबसे बाद में बताएंगे कि नीट, जी, मेंस और एडवांस में इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे होते हैं। धीरे धीरे लेवल करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, आपका स्वागत है दर्शन फीस क्लासेस में, और आप खूब मन लगा के पढ़िए। यही मैं आप लोगों से आशा रखता हूँ, और किसी तरह का आप लोगों का अगर डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए और मैं उस डाउट का क्लियर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो चलिए, आप ईमानदार हो जाइए और जो आप लोगों को यह क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको थोड़ा सा बनाइएगा। तो चलिए, आज का हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन होगा, स्टार्टिंग करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से। कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम्स हो उसके हिसाब से हम लोगों को क्वेश्चन कूलम्ब नियम पर कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, आपको यह जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अगर आंसर चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल दर्शन फीस क्लासेस पर जाकर सर्च कीजिए। वहाँ से आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हिंदी मीडियम में लेक्चर नंबर 6 कूलम्ब्स लॉ का पार्ट 1 है, तथा लेक्चर नंबर जो 7 है वह उसका पार्ट 2 है, और दोनों ही पार्ट में आपको ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जवाब काफ़ी बेहतर तरीके से मिलेंगे, ठीक है ना। वहाँ से आप नोट्स बनाकर हम पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जिससे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि मजाक बनाए हुए हैं, ठीक है ना, जैसे कि आप लोग करते आ रहे हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कूलम्ब का नियम क्या है, इसके लिए सूत्र प्राप्त करें, ठीक है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। निर्वात या मुक्त आकाश की विशुद्धता का विमीय सूत्र ऐसा मात्रक क्या है, यानी आपको एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र ऐसा मात्रक आपको लिखना है। यह तो हम लोगों को कंपटीशन में भी पूछ देता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं किसी माध्यम की सापेक्षिक विशुद्धता या परावर्तन को परिभाषित करें। देखिए, 2 मार्क्स में हम लोगों को यह हम लोगों का बोर्ड मॉडल सवाल होता है। फिर इसके बाद माध्यम में कूलम्ब बल के लिए सूत्र लिखें, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद है कि कूलम्ब बल की सीमाओं को लिखो। तो देखिए, यह हम लोगों को बिहार बोर्ड में आया है, यह हम लोगों को बोर्ड मॉडल सवाल है 2 मार्क्स में पक्का, ये हम लोग को पूछा जाता है। फिर इसके बाद दिखाएं कि कूलम्ब नियम न्यूटन गति के तीसरे नियम का पालन करता है। तो आपको देखना होगा कि किस प्रकार से है, तो आपको 2 मार्क्स में लिखना होगा, तो हम उसमें बताए थे शुरुआत में, ये भी हम लोगों का बोर्ड मॉडल सवाल है। फिर विद्युत बल के लिए अधिरोपण सिद्धांत क्या है, यह तो हम लोगों का बोर्ड मॉडल रहे चाहे मत रहे, लेकिन यह जो हम लोगों का है बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों को क्वेश्चन है, क्योंकि इसी आधार पर हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। इसके बाद कूलम्ब नियम का सदिश रूप लेके आए, इससे क्या लाभ है, तो सर थ्योरी है, इससे प्रॉब्लम्स बनाने में भी यूज आएगा, लेकिन इससे प्रॉब्लम्स लेंदी हो जाते हैं, उसे देखेंगे कैसे बनाएंगे। फिर है कि विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है, तो भी आपको बोर्ड मॉडल में 2 मार्क्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कूलम्ब बल का भौतिक महत्व क्या है, ठीक है, तो आप इसको आप मतलब कर लीजिए, यह भी हम लोगों का अच्छा सवाल है। एक बात बता देते हैं कि आप लोगों को होमवर्क ज़रूर करना चाहिए। अगर आप नहीं इस क्वेश्चंस का जवाब दोगे तो हम समझ लेंगे कि आप लोग भी मजाक बनाए होगा। आप क्या करो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर ध्यान मत दो। आप किसी का लाइव क्लासेस पढ़ते हो, वहाँ पर भी देखते हैं कि आपका बहुत सारा नेट पे ख़त्म हो जाता है, उससे कुछ खास फायदा हो नहीं पाता है। लेकिन जब यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है तो आपका जब भी नेट है, जब भी आपका मन करे, आप उसको आराम से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा सा अपने को प्लान कीजिए कि किस तरह से आप अपने आप को थोड़ा सा स्थिर रखिए, और जो स्टडी है एकदम प्लान वे से कीजिए। चलो स्टूडेंट्स, एक हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि स्थिर विद्युत बल, कूलम्ब बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में समानताएं तथा अंतर लिखें, ठीक है। तो चलो, इसमें समानताएं क्या हैं, देखो, तो दोनों ही बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। ये कैसे, तो देखो, जो कूलम्ब बल होता था वो होता है F बराबर K Q1 Q2 का मॉड बटा में R स्क्वायर, तो वहाँ पर भी R स्क्वायर का व्युत्क्रम अनुपाती है। और 2 बिंदु द्रव्यमान के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता था वो क्या था, F बराबर G M1 M2 बाई R स्क्वायर, तो वहाँ पर भी R स्क्वायर का व्युत्क्रम अनुपाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया। फिर दूसरा मान कि दोनों बल केंद्रीय बल हैं, बिल्कुल, जो दोनों बल हैं केंद्रीय बल हैं। कैसे, तो विद्युत बल भी दोनों
बिंदु आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के आरेख लगता है और गुरुत्वाकर्षण बल भी दोनों द्रव्यमान को जोड़ने वाली रेखा के आरेख लगता है। तो इसलिए दोनों बल कैसे हैं? केंद्रीय बल हैं। और दोनों बल क्या है? संरक्षी बल होते हैं। जितने भी केंद्रीय बल होते हैं वह संरक्षी बल अवश्य होते हैं, यानी दोनों के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद दोनों ही बल न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करते हैं। और पचम हो गया कि दोनों बल द्विवस्तु अंतःक्रिया टू बॉडी इंटरेक्शन बल है, अतः अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। अतः इन पर अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। क्लियर? तो इस तरह से आपको दिमाग में रखना समझता है। चलिए फिर इसके बाद हम लोग इसके अंतर को देखते हैं। न चिंता ना फिकर ना है डर, ये वादा है हमारा हर दम हर कदम। धूप छाँव में भी हम साथ साथ हैं, साथ हैं। जीवन के हर पल में पास है। देखिए अब हम लोग विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर देखते हैं। इसको तो आप भी खुद से लिख सकते थे, ठीक है ना। तो देखिए जो विद्युत बल होता है वह किसके बीच लगता है? दो आवेशों के बीच लगता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच लगता है? तो दो द्रव्यमान के बीच लगता है। तो इसलिए पहला अंतर क्या हुआ कि दो आवेशों के बीच लगता है या दो द्रव्यमानों के बीच लगता है। दूसरा बात क्या है कि जो विद्युत बल का स्वभाव होता है आकर्षण भी हो सकता है और विकर्षण भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि चार्जेस कैसे हैं। तो समान स्वभाव के आवेश में विकर्षण होता है और विपरीत स्वभाव के आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है। क्योंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। लेकिन जो द्रव्यमान होते हैं केवल धनात्मक होते हैं, अतः दो द्रव्यमानों के बीच केवल और केवल आकर्षण होता है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल का स्वभाव केवल आकर्षण होता है। यह भी एक अंतर हो गया। तीसरा में हम लोग जानते हैं कि जो दो बिंदु आवेशों के बीच अगर आप माध्यम बदल दोगे तो उसमें हम लोगों का विद्युत बल का मान भी बदल जाता है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं तो वह माध्यम पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है। यानी दो अगर द्रव्यमान हैं हवा में रखे गए हैं तो उनके बीच उतना ही बल होगा जितना कि अगर उनको जल में रख दिया जाए उतनी ही दूरी पर। तो इसके बाद विद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक प्रबल बल होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत बल की तुलना में तुच्छ होता है। जैसा कि आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया भी था कि अगर दो इलेक्ट्रॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल की तुलना की जाए तो आप क्या देखेंगे कि जो विद्युत बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के पावर 43, सोचो तो कितना, 10 के पावर 43 गुना अधिक होता है, ठीक है। तो उसी तरह से आप प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के बीच भी देखे थे। लेकिन चलिए इसको हम एक लॉजिक से आपको बात को हम समझाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको कोई कहा कि लॉजिकली तुम बताओ कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में मजबूत क्यों है, अधिक प्रबल क्यों है। तो देखो एकदम सिंपल सा बात है। आप क्या कर लो कि आप बहुत पहले से ही जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, कंघी या जो कलम होता है हम अपने ड्राई हेयर में उसको रगड़ देते हैं और रगड़ने के बाद कागज़ के जब छोटे छोटे टुकड़े के पास लाते हैं तो क्या करता है, उसको आकर्षित करने लगता है। तो उसके आकर्षण के लिए क्या कारण है कि कंघी पर का आवेश और उस पर जो हम लोगों को कागज़ के छोटे टुकड़े पर जो ध्रुवण कारण आवेश हो गए उनके बीच का विद्युत बल। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि कुछ कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े एक टेबल पर लेते हैं, एक टेबल पर रख लिए। उसके बाद हम क्या किए कि उसी कंघी को जो आवेशित नहीं है, अब उदासीन है, हम उसको कागज़ के टुकड़े के नज़दीक रख लिए, ठीक है। तो क्या होगा, क्या कंघी जो उदासीन कंघी है वो कागज़ के टुकड़े को आकर्षित कर पाएगा? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, जब तक वो आवेशित रहेगा तभी तक कर पाएगा। लेकिन तो यहाँ पर क्या है कि कागज़ के टुकड़े में भी द्रव्यमान है, कंघी में भी द्रव्यमान है, फिर भी द्रव्यमान के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा उसके कारण कागज़ का टुकड़ा कंघी द्वारा आकर्षित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है, ठीक है ना। जबकि वही जो कंघी आवेशित होता था और जो कागज़ का टुकड़ा रखते थे तो उसको आकर्षित कर लेता था, ठीक है ना। तब
एक और बात पूछते हैं कि सर कागज़ के जब टुकड़े को हम लोग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में रखते हैं तो वो तो उसको खींचने लगता है। हाँ, यही तो पॉइंट है कि कागज़ के टुकड़े को पृथ्वी खींच रहा है, पृथ्वी अट्रैक्ट कर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल से। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, तो उसके कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो अधिक हुआ तो खींच लिया। तो इसका मतलब है कि कागज़ के टुकड़े को विद्युत बल से अट्रैक्ट करने के लिए बहुत कम ही मान चाहिए, और जबकि कागज़ के टुकड़े को गुरुत्वाकर्षण बल से अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग को बहुत बड़ा द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो इस लॉजिक से भी आप समझ सकते हैं कि जो विद्युत बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत प्रबल बल होता है। तो कूलम्ब बल कैसा है? तो विद्युत चुंबकीय बल है। तो कहीं भी प्रकृति में अगर विद्युत बल है तो उस विद्युत बल को समझने के लिए कूलम्ब नियम सहयोग करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप सोच रहे होंगे कि किसी सर वस्तु का निर्माण कैसे होता है, द्रव का निर्माण कैसे होता है, किसी ठोस वस्तु का निर्माण होता कैसे है, तो आप कैसे समझोगे? तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उसका निर्माण अणुओं द्वारा होता है, अणु का निर्माण परमाणुओं द्वारा होता है, परमाणु का निर्माण नाभिक पर इलेक्ट्रॉन के चक्रण गति के कारण होता है। तब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस सब ऐसे चीज़ को समझने के लिए हम लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? तो देखेंगे कि इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों को कूलम्ब नियम बड़ा बेहतरीन रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जैसे आपको अगर थ्योरी में लिखना हो क्वेश्चंस में तो आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात है कि इससे आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले बल का ज्ञान होता है। ठीक है, कूलम्ब बल क्या है? विद्युत बल है जो आवेशित वस्तुओं के बीच या आवेशित दो बिंदु आवेशों के बीच लगता है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। फिर देखिए, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक साथ बंधकर परमाणु की रचना करते हैं। आप जानते हैं कि किसी परमाणु में नाभिक उसके केंद्र पर होता है और उसका आकार कितना कुछ होता है, कुछ गोलीय होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन वह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यह इलेक्ट्रॉन जो है सर नाभिक के चारों ओर चक्कर क्यों लगा पाता है? तो आपको यह समझना होगा कि वृत्तीय गति करने के लिए यह आवश्यक है कि उस वस्तु पर केंद्र की ओर एक बल जरूर लगाना चाहिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। यहाँ पर देखिए, नाभिक पर कैसा हम लोगों का आवेश होता है? तो धनात्मक। ठीक है ना, अगर हम लोग नाभिक में परमाणु की संख्या अगर Z कह लें तो इस पर हम लोग का आवेश कितना हो जाएगा? तो Z/E। परमाणु संख्या बार होता है प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या Z है और एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? E, तो प्लस Z/E। ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋणात्मक चार्ज है। तो क्या करता है कि ही जो नाभिक है इलेक्ट्रॉन को कूलम्ब बल से यानी विद्युत बल से अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन का मास कितना लिखते हैं? F। तो यही देखिए, जो हम लोगों का यह जो कूलम्ब बल है वह नाभिक की ओर लग रहा है, यानी इस वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर लग रहा है। तो यही जो हम लोगों का कूलम्ब बल है का जो परिमाण है वो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय गति पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रोवाइड करता है। तो कूलम्ब बल को आप अगर F ही लिख दें और अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? mv² अब बटा में अगर इसकी त्रिज्या कितनी है कुछ r, तो mv²/r। और आप F के मान भी लिख सकते हैं। F बराबर क्या लिख सकते हैं? तो k Z/E/E ZE² अब बटा में कितना हो गया? r² बराबर mv² अब बटा में r। आप चाहें तो यहाँ से हम लोग को v भी निकाल सकते हैं, जिसका आप लोग डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो कूलम्ब बल ही है हम लोग को यह समझा पाता है कि आखिर इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाने में क्यों सक्षम है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब ये देख सकते हैं कि दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर बंधकर अणु की रचना करते हैं, और अनेक परमाणु अथवा अणु परस्पर ठोसों तथा द्रवों की रचना करते हैं। संपर्क बल जैसे घर्षण बल, तनाव बल, स्प्रिंग बल, अभिलंब बल इत्यादि जो हम लोग 11वीं में सब सारे बल पढ़े थे, वो सब कैसे बल पढ़े थे? विद्युत चुंबकीय बल है। अतः इनको भी समझने के लिए हम लोग को कूलम्ब नियम की आवश्यकता होती है। तो देखो, एक और क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है
कि जैसा कि आप जानते हैं कि नाभिक, तो नाभिक में क्या होते हैं, तो नाभिक में प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन कैसे होता है, धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। तब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है धनावेशित हैं, तो उनके बीच जो विद्युत विकर्षण लगता होगा, तो उसके कारण जो प्रोटॉन्स हैं उसको तो अलग हो जाने चाहिए थे, नाभिक को टूट के बिखर जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है, नाभिक में प्रोटॉन्स और मजबूत रूप से बंधे होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो चलिए यह इस बात का हम लोग जवाब जानते हैं। ठीक है, तो देखिए रियलिटी में होता क्या है कि जो नाभिक होता है उसमें विद्युत विकर्षण के साथ साथ एक बहुत प्रबल आकर्षण बल लगता है, और उस आकर्षण बल को कहते हैं नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है ना, तो जो नाभिकीय बल होता है वही क्या करता है कि नाभिक में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को बांध के रखता है। क्योंकि नाभिकीय बल को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जो कण है आवेशित हैं कि अनावेशित हैं। नाभिकीय बल आवेशित और अनावेशित जो हम लोगों को प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं सब पर एक समान रूप से कार्य करते हैं, और वही क्या करते हैं कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स यानी दोनों को मिलाकर हम कुल कहते हैं न्यूक्लियंस, यानी नाभिक में न्यूक्लियंस को एक दूसरे से स्ट्रांगली बांध के रखे रहते हैं। नाभिकीय बल का जो वैल्यू होता है विद्युत विकर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो यही कारण है। तो इसको अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में लिखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आप लिख ले सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि नाभिक में स्थित जो प्रोटॉन्स के बीच विद्युत विकर्षण होता है, अतः नाभिक में प्रोटॉनों को अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? तो आप इसका सिंपल जवाब लिख सकते हैं, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन्स के बीच विद्युत विकर्षण के साथ साथ, देखिए विद्युत विकर्षण के साथ साथ एक अति तीव्र आकर्षण बल, यानी नाभिकीय बल का स्वभाव हमेशा क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल का स्वभाव क्या हुआ, आकर्षण। ठीक है, और जो नाभिकीय बल होता है वह आवेशित तथा अनावेशित वस्तु पर निर्भर नहीं करता है, और न ही इसका कूलम नियम से कोई संबंध है, तथा यह प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच समान रूप से लगता है। जितना प्रोटॉन के बीच बल होगा, न्यूट्रॉन के बीच उतना ही बल होगा, तो जिससे नाभिक में ये कण परस्पर बंधे होते हैं। और नाभिकीय आकर्षण बल की तुलना में विद्युत जो प्रतिकर्षण बल होता है वो बहुत क्या होता है, कम होता है। इस तरह से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। और नाभिकीय जो बल है हम लोग 12th में ही जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब न्यूक्लियस यानी नाभिक आपको पढ़ाएंगे तो इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में और जनरल कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप लोग मजाक में बना सकते हैं अगर आपने पूरा कूलम्ब्स लॉ का जो वीडियोज है अगर देखा है तब। तो देखिए ये सबसे पहले है कि कूलम्ब बल कैसा है, तो केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए और बी दोनों में से जल्दी बताइए क्या होगा। तो कूलम्ब बल क्या होता है, तो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या करती है, बढ़ती है, घटती है, परिवर्तित है, शून्य हो सकती है। इसका जवाब आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो इसका जवाब होता है कि आप साबुन के बुलबुले जब आवेशित करोगे तो उसकी त्रिज्या क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। और दिमाग में रखे सर कि कैसे सर, तो जैसे मान लो कि आपको एक बुलबुला दे दिया, इस पर आवेश नहीं है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 8। अब सर इसमें आवेशित कहा लेकिन धनावेशित ऋणावेशित की बात किया नहीं, तो चलिए तो मान लो कि इस पर अब तुम धनावेश कर दो, ऋणावेश भी कर सकते थे, धनावेश करोगे तो इसमें क्या होगा बताइए। जो हम लोगों को यह व्यास्तव जो विपरीत आवेश है यह क्या करेगा, यह जो धनावेश है इस धनावेश को इधर विकर्षित करेगा, यह जो धनावेश है इस धनावेश को इधर विकर्षित करेगा। ठीक है ना, उसी तरह से देख लीजिए यहाँ पर जो धनावेश है विकर्षित, यानी आप देख सकते हैं कि जो व्यास्तव विपरीत हम लोगों को जो आवेश हैं वो क्या कर रहे हैं, पृष्ठ पर के जो व्यास्तव विपरीत आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, विकर्षित कर रहे हैं त्रिज्यात्मक बाहर की ओर, तो क्या कर जाएगा, कुछ फैल जाएगा, तो इसकी त्रिज्या क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। वही काम हम लोग को ऋण आवेश के केस में भी होगा। फिर होता है देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन कि एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन में क्या संबंध होता है, तो ये अभी आपको
वीडियो में बताया गया था। तो इसमें हम आपको बताए थे कि जो एप्सिलॉन होता है इसको हमने क्या कहते हैं कि माध्यम की परम विद्युशीलता या माध्यम की विद्युशीलता, और जो हम लोग का एप्सिलॉन होता था वह होता था निर्वात की विद्युशीलता, और इसके बाद जो एप्सिलॉन होता था माध्यम की सापेक्षिक विद्युशीलता, या इसको हम लोग माध्यम का परावैद्युतांक कहते थे। तो हम लोग को ऐसा चीज़ हम लोग को मिला था, और ये हम लोग का इसका जवाब इसमें क्या हो जाएगा, या आंसर इज द सी। ठीक है। और बताया कि किसी विद्युतरोधी माध्यम का सर परावैद्युतांक क्या हो सकता है। तो देखिए, तो सबसे पहले इसमें आप ऑप्शन देखो कि -1 है, 0 है, 0.5 है। तो कभी भी दिमाग में रखना चाहिए कि किसी भी माध्यम का जो परावैद्युतांक है या जो हम लोग को सापेक्षिक विद्युशीलता है उसका मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, और हवा के केस में और निर्वात के केस में उसका मान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर माध्यम, किसी भी माध्यम के इलेक्ट्रॉन का मान 1 से क्या होता है, ज़्यादा। तो ऑप्शन आप देखोगे तो ये -1 है, या 0 है, 0.5 है, या 5 है। तो इसमें 1 से बड़ा कौन है, तो 5, ये ऑप्शन। तो इस तरह से आप लोग दे सकते हैं। इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग को बोर्ड एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, या जो जनरल कंपटीशन में जब आप रेलवे सब छोटा छोटा परीक्षा की तैयारी करते हो तो उसमें हम लोग के छोटे छोटे सवाल, फिर इसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाकर हम जी एडवांस तक जाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, और आगे कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मजाक बनाते हैं। देखिए, एप्सिलॉन डॉट जो निर्वात की परावैद्युता होती है, इस पर हम लोग कभी सवाल आते हैं कि निर्वात का जो परावैद्युता होता है उस पर हम लोग का उसका बीमीय सूत्र एसआई मात्रक है। ठीक है ना। उस पर हम लोग को सवाल कुछ इस तरह से पूछे जा सकते हैं। चारों देखिए उसी पर आधारित है। इसमें करें कि एप्सिलॉन की बीमाएँ क्या होती है, आप इसको बना सकते हैं। एसआई पद में एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है, विद्युशीलता का मात्रक है। फिर अगेन पूछ दिया दूसरे पद में मुक्त काश की परावैद्युता की वैल्यू कितनी होती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। तो पहले खुद से कर लीजिए, फिर हम आपको तुरंत बताते हैं। ऐसे सवाल के लिए आपको सिंपल से बात याद रखना होगा। पहले तो देखो इसका बीमा, तो बीमा आप इसको तो रट तो नहीं सकते हो, देखना चाहिए कि बीमा हम लोग निकालते कैसे हैं। ये आपको सूत्र याद रहना चाहिए कि ए बराबर कितना होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में r²। तो इस तरह से आपको एप्सिलॉन नॉट बराबर मिल गया था 1/4 पाई f इंटू Q1 Q2 बटा में r²। तब आपको दिमाग में आ गया होगा कि देखो इसमें क्या है कि 4 पाई क्या है, तो एक आंकिक बाढ़ है, तो यह क्या होता है, बीमाहीन होता है। तब यहाँ से पता चल गया कि जो एप्सिलॉन नॉट है किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, किस किस राशि पर डिपेंड कर रहा है, तो बल पर, आवेश पर और दूरी पर। तो इस तरह से अगर आपको एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र देखना है तो आप देखिए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हो गया, तो Q1 क्या है, तो आवेश, तो आवेश गुना आवेश, तो आप आवेश का स्क्वायर कर लो। नीचे क्या है, बल है, R क्या है, दूरी है, तो दूरी का आप क्या कर लो, वर्ग कर लो, ये ब्रैकेट में। फिर अब यहाँ से आप आसानी से इसको कर सकते हैं कि जो आवेश है, तो आवेश का कितना हुआ, तो A इंटू टी, विद्युत धारा गुने समय, तो A इंटू टी, तो AT का स्क्वायर। फिर बल का कितना होता है, तो MLT-2, दूरी कितना होता है, L²। तो इस प्रकार से आपको निकालना चाहिए। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा A² T², फिर कितना हो जाएगी ML⁻3 T⁻⁻2। तो इस तरह से आपको बीमा हो जाएगा। M ऊपर लेके चल जाइए, M⁻1 L3 है, तो L⁻3 T² है, पावर-2 तो ऊपर जाएगा तब 4 हो जाएगा, और A का स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें M⁻1 L⁻3 T⁻4 A²। तो ऑप्शन इज द बी आप अरे होंगे। अब देखिए, अब इसका हम लोग का मात्रक क्या होता है, तो देखिए इसके मात्रक हम लोग दो तरह के दिए जाते हैं। तो इसके मात्रक में आपको हम बताए थे, मात्रक, तो मात्रक में आपको दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बीमा से निकल जाएंगे, ठीक है ना, या इसके डिफिनीशन से निकल जाएंगे। तो आवेश का कितना हुआ, कूलम्ब, तो कूलम्ब स्क्वायर, बल का न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। दूसरा में क्या हो जाएगा, तो आपको हम बताए थे कि जब हम लोग संधारित्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक धारिता वर्ड होगा, धारिता राशि में, तो धारिता का जो एसआई मात्रक होता है फैराड, और उसके टर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं फैराड प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर। तो ये आपको दिमाग में इतना बात रखना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, एसआई पद में एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन है, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन इज द बी। विद्युशीलता का मात्रक क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से है फैराड प्रति मीटर, ये आपके पास ऑप्शन हो गया। और मुक्त काश की परावैद्युता क्या होती है, तो इसका आपको वैल्यू डायरेक्ट याद रखना चाहिए, 8.85 × 10⁻12 फैराड प्रति मीटर। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा हम लोगों को ड्राइव करना पड़ता है, बाकी सब हम लोग को याद भी करना है वैल्यू। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग
ऐसे क्वेश्चंस को बनाना सीखते हैं जिसमें अगर आपको दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला कूलम्ब बल है, अगर उसमें अगर आवेश को अचर रखते हुए उसमें दूरी में अगर परिवर्तन की जाए तो उसके विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। तो इसमें प्रश्न बहुत तरह से पूछे जाते हैं, जैसे कि कह दिया कि दो बिंदु आवेश हैं, कुछ दूरी पर रखे गए हैं, उसके बीच कुछ बल लग रहा है, यदि उसकी बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए, तिगुनी कर दी जाए तब बल क्या हो जाएगा, या उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, चौथाई कर दी जाए तब बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चाहे इस तरह से इसको प्रतिशत में पूछता है कि अगर दो बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी है अगर 50% से बढ़ा दी जाए, 50% से बढ़ा दी जाए तो बल का मान क्या हो जाएगा, या बल में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और इस तरह से सवाल हम लोगों को पूछे जाते हैं। और हम देखते हैं कि बुक वगैरह में काफ़ी हम लोग को लेंदी प्रोसेस दिया रहता है। चलो आज हम आप लोगों को एक गजब का ट्रिक बताते हैं, आप ऐसे क्वेश्चंस को मजाक मजाक में जस्ट सेकेंड में बना दोगे। चलिए देखते हैं। तो जैसे देखिए, आइए कंसेप्ट दर्शन, कंसेप्ट दर्शन, तो कंसेप्ट का दर्शन कर लीजिए दर्शन सर के द्वारा और आनंद लीजिए, मज़ा लीजिए। चलिए देखिए, तो सबसे पहले तो आपको हम दे देते हैं, देखते हैं कि हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक क्या है Q1, दूसरा क्या है Q2, और इनके बीच की दूरी कितनी है, कुछ R है। ठीक है। तब हम आपसे पूछेंगे कि बताओ कि इनके बीच का जो हम लोगों का विद्युत बल है, मान लो कि दोनों का ध्वनि आवेश है या ऋण आवेश भी हो सकता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इसके बीच का जो हम लोग का बल है F, वह क्या हो जाएगा, तो Q1 का मॉड Q2 का मॉड अब बटा में R²। क्लियर। अब देखिए इसमें आपको क्या है कि जो Q1 और जो Q2 है वह क्या है, तो अचर है, यानी इसमें Q1 और Q2 क्या है, अचर है, और R क्या है, हम लोग को चर है, यानी R का मान हम लोग को बदल सकता है। ठीक है। तो R का मान बदल सकता है, तो आप इसमें बताइए कि जो F है वह R पर कैसे डिपेंड करेगा। तो R² का बीज का अनुपाती, यह तो कूलम्ब नियम के परिभाषा से आता है, R² बिंदु। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सर यदि R का मान बढ़ाया जाए, यानी दोनों बिंदु इसके बीच की दूरी को बढ़ाएंगे, तो बताइए विद्युत बल क्या करेगा, तो घटेगा। फिर बताओ अगर R का मान घटेगा, दोनों के बीच की दूरी को कम करेंगे, तो विद्युत बल क्या करेगा, बढ़ेगा। यानी दूरी बढ़ाने पर बल घटता है और दूरी घटाने पर बल बढ़ता है। यह बात दिमाग में रहेगा कि दूरी बढ़ाने पर बल घटता है और दूरी घटाने पर बल बढ़ता है। यह बात तो कोई भी कह सकता है। यस सर। तो चलिए आपने क्या खास कहते हैं, देखो अब हम खास करते हैं इसमें, अब हम इसमें क्या खास करते हैं। तो देखिए मान लो ये हमारे पास दूरी है या कुछ के है बल, तो दूरी अगर R1 है, कुछ प्रारंभिक दूरी R1 है, तो बल कितना हो गया, कुछ F1। अब दूरी को यदि R2 कर दिया जाएगा तो बल हम लोगों को क्या कर जाएगा, बदल कुछ कितना हो गया F2। तो इस तरह से हम लोगों को अगर इसमें रिलेशन देखें तो जब F का मान अगर हम कहें कुछ F2 है, ठीक है ना, और जो F2/F1 का अगर रेशियो देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये हम लोगों का हो जाएगा 1/R2 है, 1 में R का स्क्वायर, F क्या है, R² का बीज को पाती है। तो F2 जब F1 किया जाएगा तो R1 चल जाएगा ऊपर, R2 होगा नीचे और इसका स्क्वायर। ठीक है ना। तो यह आपको एक बेसिक बात हुआ। तो आप इसकी सहायता से आप चाहिएगा तो इस चारों में से कोई अगर 3 दिया रहेगा तो चौथा का मान आप निकाल सकते हैं। आपको R1 R2 F1 दे दिया तो आप F2 निकाल सकते हैं। यदि आपको F2 R1 R2 देता आप F1 निकाल सकते हैं, या F2 F1 R1 दे दिया तो आप R2 निकाल सकते हैं। यानी 4 में से कोई 3 दिया रहेगा तो आप चौथा निकाल सकते हैं।
बस बताने वाले थे, चलो अब बताते हैं। मान लो, माना कि F1 का मान F है और R1 कितना है, कुछ R है। आपको क्या किया कि जो अब R2 है वह कुछ पहले की तुलना में n गुना बढ़ा दिया या n गुना घटा दिया, वो तो डिपेंड करेगा। अगर n का मान 1 से बड़ा होगा तो दूरी बढ़ गया, अगर n का मान 1 से छोटा होगा तो दूरी घट जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखो R2 बराबर कुछ क्या दे दिया, तो यह दे दिया कुछ n इंटू आर, n इंटू आर, यानी दूरी क्या किया कि n टाइम्स, ये n गुना, ये n जो गुना है वो दूरी को हम लोगों को बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि n का वैल्यू क्या है। अगर इसमें n का मान 1 से बड़ा है तो दूरी बढ़ा, अगर n का मान 1 से छोटा है तो दूरी क्या हुआ, घटा। देख लो, मान लो कि अगर n का मान 2 लिए हैं तो इसका मतलब दूरी दोगुना हो गया, अगर n का मान हाफ लिए हैं, आधा लिए हैं, यानी दूरी आधा हो गया, तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो अब बताइए तो F2 का मान क्या हो जाएगा, F2 का मान क्या हो जाएगा, तो इसमें आप रख के देखो। तो F2 आपको निकालनी है तो हम F2 कर लेते हैं, F1 की जगह पर कितना कर लेते हैं, कुछ F बराबर R1 की जगह पर क्या कर लेते हैं, तो R, R2 की जगह पर बोल दो n इंटू आर का वर्ग। इस तरह से आपको आर आर कट के मर गया, सर मर गया, बिल्कुल। तो यहाँ से आपको बचा कितना, बता दिए थे 1 में n स्क्वायर, 1 में n स्क्वायर। तो इसे देयरफॉर F2 बराबर आपको क्या मिल गया, तो F इधर आ जाएगा ऊपर में, 1 में गुना होगा तो F में n स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि F2 बराबर आपको आ गया F में n स्क्वायर, F2 बराबर क्या हो गया, F में n स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आप लोगों के दिमाग में एक और बात आ रहा होगा कि सर प्रतिशत में हम लोग को कैसे निकालते हैं, प्रतिशत वाला। तो देखो प्रतिशत में हम लोग परिवर्तन कैसे निकालते हैं। अब देखिए, अब इसमें आपको पूछे कि प्रतिशत बल में परिवर्तन, यानी आपसे पूछा गया कि डेल्टा F, डेल्टा का मतलब क्या होता है रे, परिवर्तन, चेंज, F माने फोर्स यहाँ पर है, तब प्रतिशत हम लोगों को बल में परिवर्तन क्या हो गया, ये आपको निकालनी है। ये आपको कैसे निकलेगा, तो देखिए आप प्रतिशत लाभ हानि पढ़े थे, तो प्रतिशत लाभ का मतलब होता था कि लाभ बटा में मूलधन गुना 100%। तो उसी तरह से बताइए प्रतिशत डेल्टा F बराबर क्या होगा, तो लाभ F2 माइनस F1, यानी बल में परिवर्तन। बल प्रारंभ में क्या था, F1, बाद में कितना था, F2, तो F2 माइनस F1, तो बल में परिवर्तन, अब बटा में मूल बल, गुना कितना, 100%। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि F2 का मान आपको कितना हो गया, तो F अब बटा में n स्क्वायर माइनस F1 क्या है, F अब बटा में F1 क्या है, तो F इंटू कितनी हो गई आपको 100%। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर F कॉमन लोगो, तो 1 बटा में n स्क्वायर माइनस 1 गुना F अब बटा में F, अब गुना कितना हो गया 100%, F से तो कैंसिल। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला हो गया 1 बटा में n स्क्वायर माइनस 1 गुना 100%, ठीक है। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला मिल गया कि प्रतिशत डेल्टा F बराबर 1 बटा में n स्क्वायर माइनस 1 गुना 100%, ठीक है। अब तो आपको ये निकल गया, तो आपको यहीं पर दिमाग में रखना होगा कि अगर n 1 से बड़ा है यानी दूरी बढ़ाओगे तो पक्का है कि बल हम लोगों को घटता है, तो बल घटता है तो आपको जो प्रतिशत बल में परिवर्तन है कुछ ऋणात्मक आ जाएगा, तो ऋणात्मक चिन्ह बताएगा कि हमारा जो बल है उसमें हानि हो गया उसके मान में। अगर n का मान आपको 1 से कम दे दिया यानी दूरी को कम कर दिया गया, तो दूरी कम करने से बल क्या करता है, बढ़ता है। तो बल बढ़ने का मतलब है कि अगर जो प्रतिशत बल में परिवर्तन है वो आपको कुछ धनात्मक आ जाएगा, तो धनात्मक चिन्ह बताएगा कि जो आपका बल है
उसमें हम लोगों को वृद्धि हुआ। तो चलिए अब इस पर हम लोग आधारित क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यह कंसेप्ट को पूरी तरह से समझ लो, ठीक है। तो इसको फिर से हम लोग एक बार समराइज अगर कर लें तो सिंपल सी बात है कि ये हम लोगों को कंसेप्ट जो है काम आएगा कि अगर आवेश को सर अचर रखा है और दूरी में परिवर्तन कर रहे हैं तो कूलम बल पर हम लोग को क्या प्रभाव पड़ता है। तो मान लीजिए अगर दो आवेश Q1 Q2 r दूरी पर रखे गए हैं तो F बराबर आपके Q1 Q2 बाई r² जानते हैं। Q1 Q2 का अचर है तो F यहाँ पर और K भी यहाँ पर अचर ही है, तो R के साथ F कैसे निर्भर करता है, तो r² का व्युत्क्रमानुपाती। तो साफ बात है कि अगर R का मान बढ़ाएंगे तो F हम लोग को घटेगा, R घटाएंगे तो F बढ़ेगा। तो इसका मतलब दूरी बढ़ाने पर बल घटता है और दूरी घटाने पर बल बढ़ता है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको हम लोग इसमें क्या इसको जनरलाइज कर लिए। तो जैसे आपको क्वेश्चंस में दे दिया कि प्रारंभ में दो आवेशों के बीच का दूरी अगर कितना है r है और उनके बीच का विद्युत बल कितना F है, यानी F1 बराबर F, तो R1 बराबर कितना है R है। तब आपको कहा गया क्वेश्चन में कि यदि दोनों के बीच का जो दूरी है उसको कुछ n गुना बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए, तो बढ़ाना घटाना किस पर डिपेंड करेगा। तो उसमें अगर दे दिया कि n का मान अगर 1 से बड़ा है तो यानी दूरी को आपने बढ़ा दिया, अगर n का मान 1 से छोटा है यानी दूरी आपने घटा दिया। तो n का मान जैसे एग्जाम्पल में जैसे मान लो कि दोगुना कर दिया तो n बराबर 2r, n बराबर कुछ 1/4 दे दिया तो यानी r2 बराबर r/4, यानी दूरी क्या हो गया, घट गया। तो इस तरह से हम लोग दिमाग में रखेंगे कि n गुना कर दिया तो F2 बराबर क्या हो गया। तो आप जो फॉर्मूला आप निकाले थे कि F2 बटा में F1, यहाँ से एक हम लोग का फॉर्मूला आ गया था कि F2 बाई F1 बराबर R1 बटा में R2 का स्क्वायर। तो इसमें हम लोग F2 निकालना था, F1 का मान F और R1 R और R2 बराबर कुछ NR रख दिए। तो इस तरह से हम लोग को मिल गया कि F2 बराबर F बटा में N², ठीक है ना। तो ये हम लोग को अगर n का मान कुछ भी दिया रहेगा, प्रारंभिक बल F अगर दिया गया है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा, इस n के मान पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर n का मान रख दीजिए, F2 आपको निकल जाएगी। और प्रतिशत अगर बल में आपको परिवर्तन निकालना है तो आप सिंपल से प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है, तो बल में परिवर्तन बटा में मूल बल गुने 100%। तो बल में परिवर्तन बना है अंतिम बल माइनस प्रारंभिक बल बटा में प्रारंभिक बल। तो F2 का मान आपने कितना रख दिया, F बटा में N², प्रारंभिक बल F1 बराबर F है। यहाँ से आपको कैंसिल करने के बाद कुछ आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा कि प्रतिशत जो बल में परिवर्तन होगा वो होगा 1/n² - 1 × 100%, ठीक है। यह आपको रिजल्ट को दोनों को एकदम बुरी तरह से याद रखना होगा। तो देखिए जो अगर n है, अगर आपको सर 1 से बड़ा दे दिया तो पक्का है कि दूरी अगर बढ़ा तो बल हम लोग को क्या कर जाएगा, घट जाएगा। तो इसलिए प्रतिशत जो परिवर्तन है वो ऋणात्मक में आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आपको धनात्मक भी दिया रहे तो आप उसका मतलब है कि वहाँ पर केवल उसका परिमाण दिया जाएगा। और इसके बाद अगर n का मान 1 से छोटा है तो आपको जो प्रतिशत में बल में परिवर्तन होगा वो पक्का आपको धनात्मक आएगा, क्योंकि दूरी में को घटाने पर बल हम लोग को क्या करता है, बढ़ता है। तो चलिए इस पर अब लोग आधारित हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब उस पर हम लोग आधारित क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसा कि मान लो कि इस पर अब क्वेश्चन दिया कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए दो बिंदुओं के बीच विद्युत बल कितना है, F है। यदि उनके बीच की दूरी सर दुगनी कर दी जाए तो बल क्या हो जाएगा। तो इसको आप सिंपल तरीका से भी बना सकते हैं। तो आप इसको सिंपल तरीका में कैसे बना सकते थे, बताइए कि सर मेरे पास दो आवेश हैं Q1 Q2, उसके बीच की दूरी कितनी है, R है, मान लेते हैं R है। तो F बराबर कितना हो जाएगा बताओ, तो K Q1 Q2 बटा में R²। तो हम लोग का प्रारंभ में था। फिर बताइए अगर क्या किया गया कि अब दोनों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया गया, लेकिन आवेश को हम लोग बदलेंगे नहीं। तो अब हम लोग को इसके बीच का जो बल है वो कुछ हम लोग को F2 बराबर क्या हो जाएगा, तो बताइए K Q1 Q2 बटा में 2R का स्क्वायर। तो कितना होगा K Q1 Q2 बटा में 4R स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हम लोगों को K Q1 Q2 बटे जो R² का जो वैल्यू है वो कितना के बराबर, F के बराबर। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि F2 बराबर F बटा में 4। तो इसलिए आंसर आपको कितना हो गया, D, ठीक है। यह आपका एक तरीका हो सकता था। दूसरा तरीका तो एक ऐसा होता है, दूसरा तरीका आप ऐसे भी बना सकते थे कि हम लोग जानते हैं कि जो बल होता है F
वह आवेश को अचर रखते हुए आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हम लोग सूत्र निकाल लिए थे कि F2 बटा में F1 बराबर R1 बटा में R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला से भी इसको आप देख सकते हैं, इस फॉर्मूला पर। तो बताइए F2 आपको निकालनी है, F1 कितना कुछ दिया गया है प्रारंभ में, F दिया गया है, R1 का मान कुछ R मान लो, R2 कितना हो जाएगा उसका दुगुना। ठीक है, तो अब बताओ कि इस पर हम लोग बना सकते थे, तो R से R कैंसिल, तो F2 बराबर कितना हो जाएगा, F2 बाई F बराबर सर 1 बटा में 2 का स्क्वायर यानी 1 बटा में 4। तो इस तरह से आपको F2 बराबर कितना आ गया, F बटा में 4। अगेन आंसर टी। यानी आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन देखो आप ऐसे छोटी क्वेश्चंस को, लेकिन आप ऐसे छोटे क्वेश्चंस को बनाने के लिए इतना हम लोग को लेंदी करेंगे, ये अच्छी बात है नहीं। ठीक है ना। तो देखो अब हम लोग इसको तुरंत कैसे बना सकते थे, जैसा कि आपको पता था कि हमने आपको कंसेप्ट में बताया था कि अगर दूरी कुछ इनिशियली आर थी, प्रारंभ में आर था, और बल उसके संगत कुछ एफ था, तो अगर दूरी को एन गुना कर दिया तो बल क्या हो जाएगा, तो सिंपल बल वर्ग क्या, एफ बटा में एन स्क्वायर। तो बताइए अब अगर इस कंसेप्ट से अगर क्वेश्चन को बनाते तो तुरंत बनाते कि F2 बराबर एफ बटा में एन स्क्वायर, तो दूरी कितना कर दिया, दोगुना, कितना करे दोगुना, यानी एन का मान कितना है 2 है, तो एन का मान अगर 2 है तो F2 बराबर कितना आ गया, एफ बटा में 2 का स्क्वायर यानी एफ बटा में 4। बताओ ये हम लोग का जो मेथड 3 है एकदम ट्रिक पर तुरंत है गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इतना लेंदी करने का आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपको इसी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए कि ऊपर के प्रश्न में जो है बल में परिसर में परिवर्तन क्या होगा, तो आप कैसे निकालिएगा, यानी प्रतिशत आपको डेल्टा एफ पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए आप फिर अगर ट्रेडिशनल तरीका से बनाओगे परिचित तरीके से तो वो लेंदी हो जाएगा, और अगर आप इस ट्रिक से बनाओगे तो इस फॉर्मूला पर रखो तुरंत आ जाएगा। जैसा कि आपको इसको ट्रिक पर कितना जल्दी बनाए थे कि F2 बराबर सर एफ बटा में एन स्क्वायर, एन का मान दुगुना दिया था, एन का मान क्या दिया था, दुगुना था। F2 बराबर आप क्या निकाले थे, एफ बटा में सर दुगुनी का 4। तो आंसर आपको आसानी से डी मिल गया था। तो आपको उसी तरह से परिसर परिवर्तन पूछे तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं कि सर प्रतिशत बल में परिवर्तन बराबर 1 बटा में एन स्क्वायर माइनस 1 अब गुना कितना हो गया 100%। तो आपको यहाँ पर सिर्फ एन का मान देखना है, तो एन का मान तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कितना 2, एन बराबर क्या है 2 है, तो आप इसमें रख लीजिए। तो इस तरह से आपको प्रतिशत डेल्टा एफ बराबर क्या मिलेगा 1 बटा में 2 का स्क्वायर माइनस 1 गुना 100%। तो बताइए 1 बटा में 4 दूनी का 4 माइनस 1 गुना 100%, तो कितनी हो जाएगी बताइए, 4 इसका होगा एलसीएम, तो 1 माइनस 4 इंटू 100%। तो बताइए 4 से यह 100 कट जाएगा तो कितना 25, तो आपको कितना हो गया बताइए माइनस 1 में से माइनस 3 गुना 25% बराबर माइनस 75%। तो बताइए दूरी को यहाँ पर बढ़ाया गया था, देखिए एन का मान 1 से बड़ा है, एन का मान 1 से बड़ा है, N2 है, एन का मान 1 से बड़ा है, नहीं कहते हैं कि प्रतिशत जब पर निगेटिव में होगा, और निगेटिव के बल में क्या हुआ हानि हुआ, तो निगेटिव साइन हानि को बता रहा है, हानि को बता रहा है। देयरफॉर बल 75% से घट जाएगा, बल क्या होगा 75% से घट जाएगा। इसको जरा आप लॉजिकली भी सोच सकते हो कि मान लो कि जैसे आपके पास 100 रुपया था, तो 100 का कितना हो गया 100 बटा में 4 यानी 25 हो गया, तो 25 हो गया तो आपका कितना घट गया 75। अरे 100 था, 100 का 25 हो गया तो कितना घटा, 100 में से 25 का 75, तो 75% से ना घट गया अगर 100 आप लिए हैं तो। देखिए स्टूडेंट्स अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए 2 बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल कितना है एफ है। ठीक है ना, यानी प्रारंभ में कुछ दूरी पर अगर आवेश रखे गए तो उनके बीच बल कितना लग रहा है एफ लग रहा है, तो उनके बीच की दूरी अब कितना कर दिया गया, आधी कर दी गई, तो बल क्या हो जाएगा तुरंत इस पर बोल दो, यानी आधी, आधी का मतलब हुआ कि एन का मान कितना दिया 1 बटा में 2, तो इस तरह से F2 बराबर कितना हो जाएगा, तो पहले था एफ और बटा में एन के जगह पर रख दो 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 का स्क्वायर, तो कितना होगा एफ और 1 बटा 2 1 बटा में 4, 4 ऊपर चल जाएगा तो कितना होगा 4f। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो गया सी। जस्ट देखते देखते आंसर हो गया, मजा आ गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसका सर बल में परिसर परिवर्तन क्या होगा। तो इसमें तो और आपको ट्रेडिशनल पर्सनल तरीका से बनाते तो और लेंदी हो जाता है। तो बस सिंपल एन बराबर कितना दिया 1 बटा में 2, सूत्र क्या होता है बताओ बताओ, सूत्र क्या होता है, तो सर प्रतिशत डेल्टा एफ बराबर 1 बटा में एन स्क्वायर माइनस 1 गुना 100%। तो एन बराबर आप 1/2 रख दीजिए, तो कितने आंसर हो जाएगी बता दीजिए, 1 बटा में 4 माइनस 1 गुना
100%। 1/4 क्यों लिखे? 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 4 ऊपर चल जाएगा, -1 गुना 100%, 3 गुना 100 बराबर 300%। और कैसा हुआ? प्लस आया, तो प्लस क्या बता रहा है कि बल बढ़ गया। आपको बताए थे कि अगर n का मान अगर 1 से छोटा दिया जाएगा तो आपका परस्पर परिवर्तन पॉजिटिव होगा, जो बताएगा कि बल में वृद्धि हो गया। तो दूरी कम करने से बल में वृद्धि होगा ही। तो इस तरह से हम लोग आंसर क्या हो गया? तो बल में 300% की वृद्धि हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक हम लोग फिर एक इसी आधार पर एक अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच कुछ विद्युत बल F लग रहा है। अब कह रहा है कि इसके बीच की दूरी कुछ 50% बढ़ा दीजिए, 50% बढ़ा दीजिए, प्रतिशत में परिवर्तन हो गया, तो बल क्या हो जाएगा और बल में प्रतिशत परिवर्तन भी क्या होगा? बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो इस आधार पर आप कॉन्सेप्ट दर्शन की सहायता से एकदम तुरंत बना सकते हैं। देखो कैसे। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में पहले पता करना पड़ता है कि n का मान क्या है, n का मान क्या है। तो देखो, अगर हम माना कि कुछ मान लो R1 बराबर R है, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ? तो R प्लस R का 50%, यानी उसमें 50% बढ़ा देना है, यानी प्रारंभ में R का 50% जोड़ दो, तो इस तरह से हो जाएगा R प्लस, तो R का 50% का मतलब क्या होगा? 50/100, यानी आपको 2, यानी R प्लस R/2 यानी 3R/2। तो इस तरह से आपको R2 का मान कितना आ गया बताओ? 3/2 इंटू R। तो इसको जब आप n इंटू R से कंपेयर करोगे तो n का मान कितना आ गया बताओ? तो n का मान आ गया 3/2। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। n का मान कितना होगा? 3/2। अब इसमें रख दीजिए, देयरफॉर सर F2 बराबर होता है F/n²। इस F/में n का मान कितना हो गया? 3/2 का स्क्वायर, F/में 3 का 9, 2 दूनी का 4, 4 चल जाएगा छत पर, 9 आएगा नीचे, 4/9। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4/9F। क्लियर? जस्ट कुछ सेकंड में बन गया। चलिए अब इसमें निकाल लेते हैं कि सर प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। बना लेते हैं प्रतिशत डेल्टा F बराबर, तो कितना फॉर्मूला होता है? 1/n² -1 गुना 100%। तो बताइए n का मान कितना दे दिया है? 3/2। कैसे रखते हो? 1/3/2 का स्क्वायर -1 गुना 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 9/4, तो हो जाएगा 4/9, 9/4, 4 ऊपर चल जाएगा ना, -1 गुना 100%। तो इस तरह से आपको कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा LCM, 4 - 9 गुना 100% बराबर हो जाएगा 4 में से 9 की कितना? -5/9 गुना 100%, यानी -500/9%। ठीक है ना? अब माइनस इन बता रहे हैं कि बल घट गया। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा बताइए? तो 500/9% से बल क्या कर जाएगा? हम लोगों को घट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या ले सकते हैं कि बल में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा? तो बल में परिवर्तन कितना हो जाएगा? तो बल 500/9%। आप इसको अगर निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा? 9×5 = 45, फिर 5 0, 9×5 = 45 और 5 0 यानी 50.5% से घट जाएगा। तो चलो फिर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच विद्युत बल F लग रहा है। अब उनके बीच की दूरी क्या करें कि 25% से घटा दी जाए, तब आपको बल क्या हो जाएगा और बल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। पहले खुद से बनाओ और उसके बाद आप वीडियो देखो। ठीक है, पॉज कर लो वीडियो और उसके बाद खुद से बनाओ और फिर इसके बाद देखो सोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं। तो बताओ, सबसे पहला पता कि सर n का मान क्या है। जैसे हमको F2 निकालना है तो F2 बराबर F/n²। तो आपको निकालना होगा ना कि n का मान क्या है। तो n कैसे निकलेगा? तो देखिए R1 बराबर कुछ R कह लीजिए, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा? तो सर R क्या करना है? घटाना है। 25% से घट गया, तो घट गया माने प्रारंभिक में से R का 25% घटा लेंगे। तो घटेगा तो कैसे होगा? R माइनस R गुना 25/100। तो 25 से कम, 25 × 100, तो इस तरह से कितना हुआ? R - R/4।
तो R2 बराबर कितना होगा 4 आपको एलसीएम हो जाएगी, तो 4R माइनस R बराबर 3R बटा में 4। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि R2 बराबर आपको आ गया 3 बटा में 4 इंटू R। तो बताइए n के जगह पर कितना है, तो सर 3/4 R2 बराबर n इंटू R, तो n के जगह पर कितना है 3 बटा में 4 है। तो इस तरह से आपको मिल गया n बराबर 3 बटा में 4, n बराबर 3 बटा में 4। तो आप यहाँ पर रख लीजिए आंसर। तो देयरफॉर सर हमारा F2 बराबर हो गया F बटा में 3 बटा में 4 का स्क्वायर, कितना होगा F बटा में 3 का 9 4 चौके 16, तो F2 बराबर आपको हो गया 16 बटा में 9F। बताइए जस्ट आप कितना सेकंड में आप बना लिए कि नहीं बना लिए क्वेश्चंस को, ठीक है ना। मेरे और भी इस पर क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उसको भी मैं बहुत आसान मार सकता हूँ, लेकिन सब यहाँ पर नहीं बताऊँगा, सब राज खोल दो। चलो कुछ अब क्लास में भी होगा, कुछ पेड करके, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चंस में, अब देखिए इसमें बल में प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा था, तो वैसे n का मान कितना निकल गया था हम लोग को 3 बटा में 4, n का मान 3 बटा में 4 आया था। तो इसलिए प्रतिशत डेल्टा F बराबर सूत्र क्या होता है, तो 1 बटा में n स्क्वायर माइनस 1 गुना 100%। तो यहाँ से 1 बटा में n के जगह पर कितना होगा 3 बटा में 4 का स्क्वायर माइनस 1 गुना 100%। तो कुल मिला के 4 चौके 16 ऊपर चल जाएगा, 3 का 9 नीचे, 16 माइनस 9 माइनस 1 गुना 100%। तो बताइए कितना हो जाएगा 16, 9 एलसीएम 16 माइनस 9 गुना 100%। तो कितना 16 में 7 बटा में 9 गुना 100%, तो कितना हुआ 700 बटा में 9%। अब प्लस आ रहा है, प्लस मैंने बल बढ़ गया, तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा कि बल 700 बटा में 9% से बढ़ जाएगा। अब इसको अब करके देख लो कितना हुआ 700 बटा में 9 कितना हुआ 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, और फिर आपको कितना हो 7, 9 सत्ते 63, 70.7%, कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है।